चैप्टर 8 के एमसीक्यूज हम स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले आप मुझे पहला वाला बताएंगे कि क्या पहला वाला यही है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लॉन्गिट्यूडनल वेव, यही वाला है? सर सेकंड है ये, सही है। ये सेकंड है, फर्स्ट नहीं है। नो सर। अच्छा, जो सेकंड है वो है वन सोन एट 1000 हर्ट्स। यस सर। ये थर्ड है। जी। अच्छा ठीक है, बस एक का फर्क आ रहा है शायद शुरू का। और पहला कौन सा, पहला पढ़ दें ज़रा मुझे। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज स्पेसिफिकली लेस देन इसके अंदर 5 डिग्री डैश। है। 5 लिखा हुआ है ऑप्शन में। यस सर। 5 पे टिक लगेगा बेटा। सही है। तो मैं अब आपको यहाँ से करना शुरू कर रहा हूँ, आप लोग तवज्जो करेंगे। और चैप्टर नंबर 8 आज की क्लास का टारगेट है, और अगर वक्त से पहले हो गया तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे या चैप्टर नंबर 3 4 स्टार्ट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? इसका जवाब है साउंड वेव्स। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। वन सोन एट 1000 हर्ट्स इज इक्वल टू, इसका जवाब है 40 dB। इसका जवाब है 40 dB, यानी ऑप्शन बी। द एसआई यूनिट ऑफ, इफ लिखा हुआ है, द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज। इसका जवाब है इंटेंसिटी ऑफ जो साउंड होता है उसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए। जहाँ डिसमैचिंग हो आप मुझे बता सकते हैं। पावर लॉ डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ अ साउंड। पावर लॉ जो होता है वो लाउडनेस के बारे में बताता है, लाउडनेस ऑफ अ साउंड के बारे में बताता है। द अर्थ क्विक वेव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रासोनिक वेव्स। ये क्लास के अंदर भी मैंने आपको बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन? तो इसका जवाब है द स्ट्रिंग ऑफ अ वायलिन, हैंगिंग स्प्रिंग, द व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल, द बैलेंस व्हील ऑफ वॉच। द बैलेंस व्हील ऑफ वॉच जो होता है वो कभी भी वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा होता। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्पेस। स्पेस में याद रखें साउंड ट्रेवल करता ही नहीं है, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जवाब है ज़ीरो। द वेलोसिटी ऑफ वेव ऑफ वेवलेंथ लिम्डा एंड फ्रीक्वेंसी न्यू इज गिवन बाय v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका जवाब है। इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल, इट्स टाइम पीरियड विल बी। तो क्लास में बताया था आपको कि जब सिंपल पेंडुलम के साथ जुड़े हुए ऑब्जेक्ट का मास आप डबल कर दें, 4 गुना कर दें, टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ता, रिमेन द सेम। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर राइसेस द स्पीड ऑफ साउंड वेव इंक्रीज इज बिकॉज, टेम्परेचर बढ़ने से आवाज़ की वेवलेंथ बढ़ जाती है, उसी वजह से स्पीड बढ़ जाती है। तो उसका जवाब है द वेवलेंथ ऑफ द वेव इंक्रीज, ऑप्शन बी। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन, टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ऑप्शन डी का जवाब होगा बोथ लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, डेसिबल जो यूनिट है इंटेंसिटी लेवल, इंटेंसिटी लेवल जो होता है उसकी यूनिट डेसिबल होती है। अच्छा पीछे मैं एक सही देख लूँ। हाँ ठीक है ठीक है। पीछे भी इंटेंसिटी का आया था, वहाँ पे लेवल नहीं लिखा तो मैं चेक कर रहा था। ओके, डेसिबल जो है वो यूनिट है इंटेंसिटी लेवल की, ऑप्शन ए। द स्पीड ऑफ साउंड इज़ द हाईएस्ट इन, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, क्लास में मैंने बताया था। दो शख्स हैं जिनकी आवाज़ पिच और लाउडनेस सेम है, हम उनके दरमियान फ़र्क कैसे करेंगे? तो जवाब है क्वालिटी। 14 का जवाब है क्वालिटी। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, जो पिच ऑफ द साउंड है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। इनमें से वेबर फ्रेंचर्स लॉ कौन सा है? ऑप्शन बी, एल इज इक्वल टू एल प्रोपोर्शनल लॉग आई। 17 द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड इज, ऑडिबल साउंड जो होता है उसकी रेंज होती है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, यानी ऑप्शन बी। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज वन, वन के बराबर होता है, ऑप्शन ए। When a body moves to and fro motion, this type of motion is called oscillatory motion. Oscillatory motion कहलाता है। Vibratory motion in which acceleration is directly proportional to the negative of displacement from mean position, इसका नाम है simple harmonic motion. Which one of the is the example of SHM? Motion in car, motion in swing, motion is circle, none of this. तो इसके अंदर मोशन इन कार, कार का सीधी लाइन पे जाना, ये SHM नहीं है। मोशन इन स्विंग हो सकता है,
लेकिन मोशन इन सर्कल जो है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो मोशन इन सर्कल का ऑप्शन लगेगा इसके अंदर। द मैक्सिमम displacement of a body on either side of its equilibrium position is called amplitude। maximum displacement को amplitude कहते हैं। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप जो होता है इसको वाइब्रेशन कहते हैं, ऑप्शन बी। वन वाइब्रेशन जो होता है इज द मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू एनी वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक नहीं, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम, यानी फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एंड देन बैक टू द फर्स्ट एक्सट्रीम नहीं, ये भी फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम ये भी नहीं है, सॉरी। ऑप्शन पढ़ रहा था ज़रा, थोड़ा से आगे पीछे हो रहे थे, माजरत। सी इसका सही जवाब है। एक एक्सट्रीम से जाए, ये एक्सट्रीम है, यहाँ से जाए दूसरे एक्सट्रीम पे जाए और फिर वापस इस एक्सट्रीम पर आए, तो ये कहलाता है इसका वन वाइब्रेशन। तो ऑप्शन सी है बेटा इसका सही जवाब, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एंड देन बैक टू द फर्स्ट एक्सट्रीम, ऑप्शन सी। In SHM, the acceleration of body is always directed towards the mean position, option B इसका जवाब है। The frequency of second pendulum is 0.5 hertz, 0.5 hertz होती है। The time taken for one complete vibration is called time period, ये time for complete rotation, option B इसका जवाब है, time period। The number of vibration executed by a body in 1 second is called frequency, 29 का जवाब frequency है। If a mass attached to spring, ये 30 वाला कट जाएगा क्योंकि इसका जवाब जो है वो हमें नहीं देना, क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। यहाँ तक मैंने पहुँचा दिया, अब आगे की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ तक ओके कर दें। यहाँ तक समझ में आ चुका है? यस, शाबाश। सर 9 वाले का एक दफा दोबारा बताइएगा। अच्छा, 9 वाला जो मेरे पास 9 वाला है वो, if the जी, mass आपके पास जो है। if the mass of the bob if the mass of the bob, ये कह रही, जी सर। इसका जवाब जो है remain the same, remain the same। अच्छा जी, अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 31 द इक्वेशन, ये जो आपको नज़र आ रही है ये रिड्यूस सिलेबस से कट गई, 31 गया। द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम क्लोजली अप्रोक्सीमेट SHM प्रोवाइड्स मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डज नॉट एक्सीड 2, जवाब इसका 5 डिग्री दे दिया गया है। खैर ये वाला इस तरह का नहीं पूछा जाता, लेकिन बहरहाल 5 डिग्री इसका जवाब है। साउंड वेव इज एन एग्जाम्पल, और फिर दोबारा से रिपीट हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। वेव्स ऑन द वाटर सरफेस आर एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ अ वेव आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये पहले भी आ चुका है। V इज इक्वल टू एफ लेमडा, ऑप्शन बी। The longitudinal waves produced in a spring are also called compressional waves। 36 काट देंगे क्योंकि compressional wave, longitudinal waves कोर्स के अंदर नहीं है रिड्यूस सिलेबस। The distance between two consecutive crust or trough is called wavelength। 37 crust and trough are formed in transverse wave के अंदर बनते हैं ये, ठीक है। When a wave travel from one place to another place, it transfer energy। जब एक वेव दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो एनर्जी ट्रांसफर करती है। The characteristics of a wave can be explained by three main physical concepts: wavelength, frequency, and velocity। Sound wave can travel only through, जवाब इसका मटेरियल मीडियम से, उस मीडियम से ट्रैवल कर सकते हैं जो कि मास रखता हो। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मास रखते हैं, उससे साउंड वेव ट्रैवल कर सकती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इन मीटर पर सेकेंड इज नियरली 332 मीटर पर सेकेंड, 332 होती है। Laplace assumed that sound wave travel through gases under adiabatic condition, B। The value of speed of sound calculated by Newton formula is 280। A process in which no heat is gained or lost by system is called adiabatic process। The velocity of sound waves in air no effect by the change in, जब टेम्परेचर बदलता है वेलोसिटी पर असर पड़ता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसके चेंज होने से कभी भी स्पीड ऑफ साउंड पे कोई असर नहीं पड़ता, ऑप्शन बी। साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर ऑडिबल बाय ह्यूमन एयर, इनमें कौन सी जो है वो इंसानी कान के लिए ऑडिबल है, तो ऑप्शन बी इसका जवाब है 5000।
द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर डिपेंड्स अपॉन, जी ये डिपेंड करती है किसके ऊपर डिपेंड करती है जनाब, डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ गैस। आपको स्पीड ऑफ साउंड का टॉपिक पढ़ाया था, उसमें डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ गैस था। स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टर इन सॉलिड, ये रिपीट हो गया, क्रॉस कर दिया, आर लिख दें इसके आगे। द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन, ये दोबारा से उसी अंदाज से पूछने की कोशिश करिए। तीनों मटेरियल में स्टील सॉलिड है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, स्टील के अंदर ज़्यादा होगी। थ्रू विच साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर, तीन आपके सामने इसमें दिए गए हैं, H2O2 He। तो आप इनमें से कंपेयर कर लें कि इसमें सबसे ज़्यादा हल्का कौन सा मीडियम है, उस हल्के मीडियम के हिसाब से साउंड ज़्यादा ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो इसका जवाब है हाइड्रोजन, H2 सबसे हल्का है, हीलियम 4 होता है, H2 2 होता है और ऑक्सीजन 232 होता है। द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन इज कॉल्ड, इसका नाम है इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखी हुई इन MKS, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी दोबारा से रिपीट हो गया। इसका जवाब है वॉट पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय साउंड इज कॉल्ड, बेटा इसे कहते हैं लाउडनेस। जो हमें आवाज़ की कीमत कान पे महसूस होती है उसे लाउडनेस कहते हैं। और डिफरेंट बिटवीन लाउडनेस ऑफ अ साउंड इंटेंसिटी, ये फला 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 फला, इसका जवाब होता है बेटा इंटेंसिटी लेवल। 55 का जवाब है इंटेंसिटी लेवल, काफ़ी बड़ा करके लिखा था इसलिए शॉर्ट पढ़ दिया। इन MKS सिस्टम द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल इज बेल। बेल इंटेंसिटी यूनिट लेवल की यूनिट है, डेसिबल जो है वो उसकी SI यूनिट है, ठीक है। वैसे अगर इसका जवाब बहुत ABN रखा जाए तो सही है, क्योंकि डेसिबल भी एक लिहाज से वही यूनिट है, सब मल्टीपल यूनिट होती है लेकिन SI में काउंट होती है। तो इसका जवाब बहुत A&B कर लें आप। 1 बेल इज इक्वल टू 40 dB, एक बेल जो होता है 40 dB के बराबर होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय विच श्रिल एंड ग्रेव साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इज कॉल्ड पिच। If there is a relative motion between the source of sound waves and the observer, there will be apparent change in its frequency. Doppler effect है ये। Doppler effect applies to sound waves, light waves, दोनों पे अप्लाई होता है, both sound and light. The instrument which detects the presence of underwater rock and submarine called, इसका नाम है sonar. In aerodynamics, the ratio of speed of sound to the speed of source is called Mach number. ये मैंने क्लास में बताया था। The supersonic object produce shock waves. Shock waves. Option A. Loud explosion or sonic boom is a result of shock waves. A pendulum is swinging with simple harmonic. Its potential energy is maximum at extreme position. The loudness of sound depend upon. Loudness of sound depend किस पे करता है? ये depend करता है, the loudness sound depend upon amplitude. इंटेंस, अगर आप अपने कोर्स के हिसाब से देखें तो आपके कोर्स के हिसाब से तो इंटेंसिटी है, लेकिन आपकी जो मैट्रिक क्लास है, जो आप मैट्रिक क्लास से पढ़कर आए, वहाँ पे भी लाउडनेस का टॉपिक था और उस टॉपिक के अंदर लाउडनेस के फैक्टर्स लिखे हुए थे जिनके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो उसके अंदर जवाब था एम्पलीट्यूड, तो आप एम्पलीट्यूड ले लें, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। व्हेन अ साउंड सोर्स मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर देयर इज, जब एक साउंड सोर्स स्टेशनरी लिसनर की तरफ बढ़ता है तो फिर क्या होता है? एन एपरेंट इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा होता है। द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, ऑप्शन ए। साउंड वेव्स आर longitudinal waves. When speed of jet plane becomes greater than the speed of sound, जब जेट प्लेन से निकलने, जेट प्लेन की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा हो जाए, the loud sound produced is due to the shock waves. Pitch of sound depend upon, किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी। अब 71 तक पहुंच गए हैं, यहाँ तक कोई मसला है तो बताइए, ओके है? आपके पास बहुत अलग है, बहुत सारे गायब है, नहीं तो हमारा 144 से खत्म हुआ। समझ में नहीं आया वरीशा, क्या बोला आपने? दोबारा रिपीट करें, नहीं समझ में आया आपने क्या बोला। सर जैसे आपने 2 पॉइंट बोले, पहले स्पीड ऑफ जेट प्लेन वाला, अब उसके बाद बहुत सारे छोड़ने के बाद आ रहे, मतलब कि जैसे आपके लाइन से है ना, हमारी लाइन से नहीं है, बीच में हमें ढूंढना पड़ रहा है, 10 छोड़ के 20 छोड़ के।
अब बेटा इस मसले का तो जाहिर सी बात है, अब मेरे पास तो कोई हल नहीं है, क्योंकि मुझे ये जो कॉपी आपको नज़र आ रही है, जो कि इस वक्त कैमरे में नज़र आ रही है, ये कॉपी मुझे सेंटर वालों ने प्रोवाइड करी है, और अब इसी को फॉलो करते हुए मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अभी हमारी फ़िज़िकल क्लासेस हो रही होती तो यकीनन ये मसले का हल हो जाता। थोड़ी सी परेशानी तो है, लेकिन बेटा बेयर करनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप तलाश कर लें, और अगर कोई दरमियान में ऐसा नज़र आ जाए जो कि आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है, तो उस डिफरेंट को इंशाल्लाह हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, सर तो ये आपने लास्ट वाला जो बताया था वो बता दें एक दफा और। लास्ट वाला जो मैंने बताया था वो 71 था, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, ये वाला। सही, जी जी। इसका जवाब है बेटा फ्रीक्वेंसी। अच्छा भाई, अब इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। 72 है, डेसिबल इज, डेसिबल क्या है? तो इसका जवाब है मेजर ऑफ इंटेंसिटी लेवल, मेजर ऑफ इंटेंसिटी लेवल। इसके बाद है बीट्स आर द रिजल्ट ऑफ, 73 कट जाएगा क्योंकि बीट्स आपके रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। स्पीड ऑफ साउंड वेव डज नॉट डिपेंड अपॉन, स्पीड ऑफ साउंड वेव किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता? प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, ये पीछे भी आ चुका। वी रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ साउंड, रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ अ फ्रेंड ओवर द टेलीफोन, ये पीछे रिपीट हो चुका है। इसके ऊपर आर लिख दें, इसका जवाब वैसे क्वालिटी है लेकिन ये रिपीट हो चुका है। The acceleration of free fall on the moon is 1/6 that of the earth. What would be the period on the moon of simple pendulum which has a period of 1 second on the earth? ये मैंने क्लास के अंदर भी आपको सिखाया था, और इसका जवाब जो था वो √6 था। याद करें, न्यूमेरिकल आया था, उसके अंदर ये √6 आया था। अगर आपने पेंडुलम की न्यूमेरिकल की क्लास ली हो, काम हो, तो आप चेक कीजिएगा, तो उसके अंदर √6 था। अच्छा भाई, इसके बाद आगे बात करते हैं। थोड़ी सी अननेसेसरी कुछ आवाज़ें आ रही हैं, प्लीज़ ज़रा उसको बंद रखें। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर राइजेस द स्पीड ऑफ साउंड वेव इंक्रीजेस बिकॉज, जब एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्पीड ऑफ साउंड वेव्स जो होती है वो बढ़ जाती है। उसका रीज़न है कि वेवलेंथ में इजाफा हो जाता है, ओनली वेवलेंथ इंक्रीजेस। बी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है किसके ऊपर? लेंथ ऑफ द पेंडुलम के ऊपर सिर्फ डिपेंड करती है। ठीक है। द रिलेटिव इंटेंसिटी आई अपॉन आई नॉट ऑफ द साउंड ऑफ अ जेट इंजन इज 1013, ये गलत लिखा हुआ है, आप इसको सही कर लें ज़रा, ये वाला एमसीक्यूज। द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ अ जेट इंजन इज 10⁻13, द इंटेंसिटी लेवल इन डीबी विल बी। तो मैंने आपको क्लास के अंदर सिखाए थे एमसीक्यूज का जवाब देने का तरीका, कि अगर आपको आई अपॉन आई नॉट की वैल्यू देता है तो जो भी आपके पास पावर है उसके अंदर आपने क्या करना है? सिर्फ उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 10 की पावर 13 है, आप इसको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करें तो इसका जवाब हो जाएगा 130। ठीक है, 130। ये मैंने क्लास के अंदर इंटेंसिटी लेवल और डेसिबल स्केल के आपको एमसीक्यूज के दो केसेस सिखाए थे। एक केस था जिसमें आई की वैल्यू देता है, और एक केस था जिसमें आई अपॉन आई नॉट की वैल्यू देता है। इस केस में आई अपॉन आई नॉट की वैल्यू दी गई है 10 की पावर 13। 10 की पावर जो 13 आ रही है, बस उस पावर को 10 से मल्टीप्लाई करके जवाब दे दें। और अगर ये सिर्फ आई की वैल्यू होता, आई की वैल्यू होती, तो फिर इसका तरीका भी मैंने क्लास में सिखाया था कि जो पावर होती है उसमें पहले +12 करें, फिर जो जवाब आता है उस पर 10 से मल्टीप्लाई करें। A spring mass system is performing simple सर harmonic, हाँ बोले बेटा बोले। सर बहुत आगे पीछे हो रहा है, अभी आप आगे चले गए ना तो हमारे खत्म हो गए, अब पीछे वाले आप पढ़ रहे हैं। बेटा मेरे पास जो कॉपी है बेटा मैं वही पढ़ रहा हूँ, इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? आप बताएं, शाबाश। इस सर मसले का पूरे तो ढूंढने पड़ रहे हैं ना पूरे, तो मतलब जो पीछे छूट गए अब उनमें से एक एक पढ़ पढ़ के देखना पड़ रहा है, आप जो पढ़ रहे हैं ना। अब तुम बताओ हमारा, मैं क्या करूँ? मसले का हल कैसे निकालूँ? सिचुएशन आपके सर सामने, जब आप मसले का हल बताएं, मैं उस मसले के हल को हल करने की कोशिश करता हूँ। हम भी तो अब कुछ नहीं अब कर बता मैं सकते। क्या करूँ भाई? जो कोचिंग वालों ने जो कॉपी प्रोवाइड करी है, जो इस वक्त मेरे हाथ में है, उसी से पढ़ के मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब इस मसले का हल से उसी सूरत में निकलता है कि जब हम फिजिकल क्लास में होते हैं और आमने सामने होते हैं, तो वहाँ पे अगर ये मसला आता तो हम इस मसले को फ़ौरन सॉर्ट आउट कर देते हैं। अब तो भाई चलती का नाम दुनिया है, गाड़ी है, गुजारा.com नामी वेबसाइट है, और वो गुजारा.com नामी वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं बच्चों। अब मजबूरी, अब कुछ नहीं कर सकते। मैं बहरहाल आज सेंटर वालों को बोलूँगा जहाँ से मुझे कॉपी मिलती है, उन्हें कहूँगा कि भाई क्या कहते हैं, कोई और कॉपी निकाल के देखें जिसमें ज़्यादा एमसीक्यूज़ प्रिंट हुए हुए हों, क्योंकि बच्चों के पास, सबके पास ज़्यादा एमसीक्यूज़ वाली, सबके पास ही ज़्यादा एमसीक्यूज़ वाली कॉपी गई हुई है। तो ये मेरे पास इतने कम एमसीक्यूज़ वाली कॉपी क्यों आ रही है?
चले एमसीक्यूज की जो किट की पिक्चर है वो तो सेम है, जो आप देख रहे हैं वो तो सेम पिक्चर है, क्योंकि जो आपके पास है वो भी इसी कलर की है शायद। अब इसके अंदर गड़बड़ क्या हुई है ये एमसीक्यूज, अब बताएं मैं आगे कंटिन्यू करूं एंड करूं इसको, आप लोग बताइए। इस वक्त मैं हूँ स्प्रिंग मास सिस्टम पर। जी सर अभी तो है सर मिल गया, तो है। A spring mass system is performing simple harmonic motion with the time period t. If we double the mass of the bomb, ये पहले भी आ चुका है, इससे टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर टाइम पीरियड पहले t था अभी भी t रहेगा। और सॉरी, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है, स्प्रिंग मास सिस्टम रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है, क्रॉस हो जाएगा। एज अ as the source of sound moves away from a listener, there is an apparent जब एक सोर्स ऑफ साउंड एक स्टेशनरी लिसनर से दूर चला जाता है तो डिक्रीज इन पिच, नतीजे में उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, डिक्रीज इन पिच। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिलेटेड टू लाउडनेस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। एन ऑब्जेक्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। An object is executing SHM, its kinetic energy is maximum at its mean position. यहाँ तक मुझे बताएं, यहाँ तक सारे आपको तरतीब से मिल गए? जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है भाई। Which one of the following properties of sound is affected by the change in temperature? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है, जो टेम्परेचर के चेंज से चेंज हो जाती है? इसका जवाब है वेवलेंथ। If the bob of simple pendulum is replaced by another bob of double the mass, तो वही एक अल्फाज बदल बदल के दे रहे हैं, इसका जवाब है remain the same. Supersonics have the frequency of more than 20,000 hertz, यानी ऑप्शन डी। The intensity 20,000 hertz, option D. The intensity level of sound intensity 10 to power minus 12. अब ये वही वाला एमसीक्यूज आ गया, इसके अंदर आपको ये 10 की पावर माइनस 12 करके इंटेंसिटी की वैल्यू दे रहा है। तो आपने क्या करना है, माइनस 12 के अंदर पहले प्लस 12 करना है, जवाब 0 आएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, तो इसका जवाब है 0। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 0.5 हर्ट्ज। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्रेशनल वेव, रिपीट हो गया साउंड वेव। इफ बोथ बॉब ऑफ अ वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम इज सडनली डिटैच, जो पेंडुलम के साथ जुड़ा बॉब है वो वाइब्रेशन के दौरान अचानक उसका धागा टूट जाता है, इट्स मीन पोजीशन के पास, इट्स पाथ विल बी, तो वो कैसा जाएगा? हमेशा जब कोई चीज़ दायरे में घूमती है और वो दायरे से टूट कर ब्रेक हो जाती है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है, सीधी लाइन में जाएगी। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ता है। सोन इज अ यूनिट ऑफ लाउडनेस, अच्छा ये यहाँ पे सोन इज अ यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड, इनमें से कोई एक ऑप्शन आप अपना इसमें से काट कर उसकी जगह लिख दें लाउडनेस, क्योंकि सोन असल में लाउडनेस की यूनिट है, इनमें से किसी की यूनिट नहीं है। तो आप प्लीज़ ज़रा सही कर लें, कोई एक ऑप्शन काट दें अपनी मर्जी से, उसकी जगह लाउडनेस लिख दें। व्हेन द टेम्परेचर एयर राइजेस, फिर दोबारा वही बार बार एक ही बात पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इंक्रीज, ऑप्शन बी इसका जवाब है। अ वेव एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, नो चेंज, किस चीज़ में चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी सब रिपीट हो रहे हैं, द टाइम सब रिपीट हो रहे हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन डी, बोथ लेंथ एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑडिबल रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये मेरे पास सारे ख़त्म हो गए। यहाँ तक सब ओके है? सर ऑडिबल रेंज क्या थी? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज।
ठीक है सर। अच्छा बच्चों, ये आप जैसे कह रहे हैं कि मेरे पास, मैं जिस उससे देख रहा हूँ उसमें तकरीबन 89 के करीब थी ये, और आपके पास जो है वो अबव 100 है, जाहिर सी बात है। तो आप देखेंगे कि अभी मैंने इतने सारे पढ़ने के दौरान आपको बताया रिपीट थे, अच्छे खासे रिपीटेड थे, और सिर्फ कुछ जगहों पे तो सिर्फ अल्फाजों को आगे पीछे किया गया है, सेम एमसीक्यूज था। तो आप रिमेनिंग पढ़ेंगे तो शायद आपकी भी यही राय जाएगी कि ज़्यादातर जो हैं वो सब रिपीट ही हो रहे हैं, इसलिए देख लीजिएगा और बताइएगा। अब अपनी क्लास को थोड़ा सा मज़ीद आगे हल्का सा कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी टाइम है। आ जाएंगे चैप्टर नंबर 3 पर, और चैप्टर नंबर 3 मोशन के एमसीक्यूज की तरफ आ गए हैं, और इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 और 6 बच जाएगा खाली। मैं पहले चेक कर लेता हूँ। मेरे पास चैप्टर 3 के 71 हैं, चैप्टर नंबर 4 के जो है वो 78 हैं, 6 के देख लेता हूँ, अगर 6 के कम है तो, क्योंकि टाइम कम है तो 6 को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो 6 के कर लेते हैं, 6 के बहुत कम है मेरे पास। चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन पे आ जाए, चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन पे आ जाए। मेरे पास 6 के सिर्फ 31 है, ये देखें 6 के टोटल मेरे पास 31 है। आपके पास 6 के कितने? सर 50। तो 50 है। यहाँ चलिए, यहाँ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये बाकी 19 आप देख सकते हैं। तो अगले 5 मिनट में मैं लेक्चर एंड करूँगा, बहुत तेज़ी के साथ पढ़ूँगा चैप्टर 6 के। तो ये हमारा सिर्फ चैप्टर नंबर 3 और 4 रह जाएगा, जो उम्मीद है शायद कल कंप्लीट हो जाए। चैप्टर नंबर 6 का पहला पढ़ रहा हूँ, पहले आप चेक कर लें, जो पहला है ये मैच कर रहा है। इफ़ वी गो अप जी सर। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यही है पहला आपका। जी सर यही है। इफ़ यू गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, ये मैंने आपको बताया था आपकी चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 5, जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ की शक्ल में पूछा गया है। एक बार तो फिर आपके सामने है। तो इसका जवाब जो होता है वो 1/2 2/4 1/4, यानी 1/4 इसका जवाब है। A man goes up to a height from Earth's surface equal to the radius of Earth, सेम वही वाली चीज़ है जो ऊपर वाला पूछा गया था। ऊपर सिर्फ जी का हवाला देके पूछा, यहाँ वेट का जवाब वही सेम आएगा, 1/4, बिकम 1/4 ऑप्शन डी। द वेट ऑफ अ मैन इज 600 न्यूटन, एक शख्स का 600 न्यूटन वजन है ज़मीन पर। जब वो चांद पे जाता है, जहाँ पर चांद की वैल्यू G/6 हो जाती है ज़मीन के मुकाबले में, तो उसका वेट क्या होगा? कुछ नहीं, बस 600 को 6 से डिवाइड कर दें, जवाब आएगा 100 न्यूटन, ऑप्शन डी। जवाब आएगा 100 न्यूटन। 600 को आपने 6 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि चांद का जी ज़मीन की जी का 1/6 होता है। अगर एक शख्स ज़मीन की सरफेस से असेंड करता है, देख रहे हैं आप, अल्फाज खाली बदल रहा है, फिर वही बात है। इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होगा? जवाब वही होगा, 1/4G। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया था। ओशन टाइड्स, ये बच्चों ने मुझसे कंप्लेन किया था कि एमसीक्यूज आया था और उसके अंदर गलत हो गया था, तो इसका सही जवाब है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बोथ द सन एंड द मून, ऑप्शन ए। इफ अ मैन गोज अप द अर्थ सरफेस टू द रेडियस इक्वल टू द ट्राइस द अर्थ रेडियस, अब अर्थ का रेडियस ट्राइस है 3, और एक ज़मीन का अपना रेडियस 4, 3 और 4 का स्क्वायर लेंगे, एक 16, ये हो जाएगा 1/16G। ये मैंने आपको एमसीक्यूज आपके चैप्टर नंबर 5 में सॉल्व करने का तरीका सिखाया है। आप प्लीज़ अपने चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 5 को प्लीज़ कंसीडर कीजिएगा मेरे बच्चों। एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द रेडियस, यहाँ ट्वाइस आ रहा है, एक ट्वाइस होगा और एक रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे, 3 हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 19 इसका जवाब है। इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू श्रिंक एंड मास वर रिमेन टू सेम, जब रेडियस कम हो जाता है तो जी और रेडियस एक दूसरे के साथ इन्वर्सली होते हैं, तो अगर जब रेडियस श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ऑप्शन ए। above the surface if we go to the distance equal to the double, दोबारा वही आ गया, इसका जवाब है बेटा 1/9, ऑप्शन ए। ग्रेविटेशनल फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती? मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, डिस्टेंस पे करती है भाई, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। The gravitational force weight of a body reduces to the when the distance between the body and the center become 3 times. अगर किसी दो बॉडीज़ के दरमियान जो है वो फासला हो जाए 1/3, तो किसके साथ ये इन्वर्सली होती है? फोर्स और रेडियस के साथ, फोर्स और फासले के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली होती है। तो आपने 3 का स्क्वायर करना है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका जवाब आएगा 9, तो इसका जवाब है 1/9।
यहाँ पे कौन से रिजल्ट से जवाब है? F is inversely with R square. F is inversely with R square. The approximate value of mass of Earth is 6 10 to power 24 kg. Option B. The value of G is 6.673 10 to power minus 11. यानी ऑप्शन नंबर, अच्छा ये तो एक ही जैसा ऑप्शन बी भी बना दिया, ऑप्शन सी भी बना दिया। ऑप्शन बी और सी दोनों का जवाब सेम आ रहा है, तो आप किसी एक की पावर प्लस में कर दें, प्लस 11 कर दें, और फिर दूसरी पावर जिसकी पावर माइनस 11 उस पर टिक कर दीजिएगा। नहीं सर, उनकी यूनिट डिफरेंट है। ये सर दोनों में -2 है, एक में 1 +2 अच्छा, है। तो जो सही जवाब है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन सी है। माइनस बहुत हल्का सा था, नजर नहीं आया, अब नजर आ गया। ऑप्शन सी इसका जवाब है। थैंक यू बेटा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल, अगर दो बॉडी के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डबल हो जाए, द ग्रेविटेशनल फोर्स, डबल जो लफ्ज आ रहा है इसका स्क्वायर करके जवाब दे दें, अपॉन करके 4 1/4 इसका जवाब होगा। ये भी ऊपर भी आया था, जहाँ 3 बताया था, 3 का स्क्वायर करके 19 दिया था, यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर करके 14 देंगे। Mass of the earth is determined by using Newton's law of gravitation. Mathematical expression for the mass of the earth is m is equal to gr square divided by capital G. ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जवाब जो है वो मास ऑफ अर्थ का है। द वैल्यू ऑफ जी फॉर प्लैनेट डिपेंड अपॉन इट्स, जी की वैल्यू डिपेंड करती है, जी दोनों पे डिपेंड करती है, रेडियस और मास बोथ ए एंड बी इसका जवाब है। इफ मास ऑफ अर्थ इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स, अगर ज़मीन का मास 4 गुना बढ़ जाए, द वैल्यू ऑफ जी ऑन इट्स सरफेस विल बिकम, याद रखें जी और ज़मीन का मास एक दूसरे के साथ डायरेक्टली होता है, तो अगर ज़मीन का मास 4 गुना बढ़ गया तो जी की वैल्यू भी 4 गुना बढ़ जाएगी। कौन सा जी? स्मॉल जी, कैपिटल जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन, वैल्यू जी किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती? मास डिपेंड अपॉन द बॉडी, यहाँ पर बॉडी के हिसाब से बात की जा रही है, ओवरऑल ज़मीन के हिसाब से बात नहीं कर रही। हाइट पे भी डिपेंड करती है, डेप्थ पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड नहीं करती है यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा अर्थ इज डैश एट द पोल, अर्थ जो है वो हमारे पोल के ऊपर कैसी है? फ्लैटेंट है, थोड़ी दबी हुई है, फ्लैटेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। द वैल्यू ऑफ जी एट द पोल इज लिटल देन इट्स इक्वेटर, इन्होंने ऑप्शन भी दे दिया बिकॉज, अच्छा जवाब पूछना चाह रहे हैं। देखिए पोल जो होता है, हमारी ज़मीन के दो तरह के रेडियस, हमारी ज़मीन क्योंकि गोल नहीं है, हमारी ज़मीन एक अंडे की शक्ल की है, तो अंडे को इमेजिन करें कि अंडा आपके हाथ में ऐसे करके, यूँ अंडा आपने पकड़ा हुआ, ये रहा, तो ये जिस तरह मैंने पकड़ा हुआ ये पोल की लाइन होती है, और ये ऐसे करके ये जो होती है ये पोल होता है, और ये इक्वेटर होता है। इक्वेटर जो होता है वो छोटा होता है, अगर हम दो रेडियस बनाएं यहाँ पे, तो एक इक्वेटर का रेडियस होता है और एक पोलर रेडियस होता है, तो इक्वेटर रेडियस कम होता है, पोलर रेडियस ज़्यादा होता है, तो पोलर रेडियस के ज़्यादा होने से जी की वैल्यू कम होती है, और इक्वेटर रेडियस के कम होने से जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इन्होंने क्या पूछा है? द वैल्यू जी एट पोल कैसी होगी, तो इसका जवाब क्या है? पोलर रेडियस ज़्यादा होने से जी की वैल्यू स्मॉल होगी, ऑप्शन बी। इक्वेटल रेडियस पोलर रेडियस के मुकाबले में छोटा होता है, स्मॉलर होता है। द वैल्यू एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इंक्रीजेस विथ, किसके इंक्रीज, जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, किसके इंक्रीज होने से? डिक्रीज इन एल्टीट्यूड, नन ऑफ दिस, बोथ ए एंड बी। जी की वैल्यू के अंदर इजाफा होता है जब एल्टीट्यूड कम होता है, जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बी इसका जवाब है, ऑप्शन बी। At the center of Earth, the acceleration due to gravity is 0. The force with which the Earth attracts the body towards center is the weight of the body. If the distance between the center of the body and the center of Earth increases, the value of G. Between the center of the body and the center increases the value of G. जब दो चीज़ों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वैल्यू ऑफ G क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फोर्स वैल्यू ऑफ G डिस्टेंस के साथ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर फासला कम होता है तो जी ज़्यादा, फासला ज़्यादा होता है जी कम, फासला बढ़ जाएगा तो जी डिक्रीज हो जाएगा। द डायमेंशन ऑफ जी इज़ m-1 L3 T-2, ऑप्शन ए। द रेडियस ऑफ अर्थ वर टू श्रिंक, फिर वही वाला रिपीट हो गया, तो इसका जवाब क्या है? मैंने बताया था इंक्रीज, ये 29 रिपीट है। द ओशन टाइड्स, ये रिपीट हो गया। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी रिपीट हो गया। इसके बाद मजीद जो है उन्हें आप चेक कर लेना, उम्मीद है वो भी ज़्यादा रिपीट होंगे, इसी जैसे ही होंगे, आप आराम से कर लोगे। कोई मसला है तो मुझे बता देना। उम्मीद करता हूँ आज का सारा लेक्चर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह कल हम चैप्टर नंबर 3 और 4 पे बात करेंगे। ये MCQs का मामला
आपका इख्तिताम पजीर हो जाएगा। फिर आने वाले वीक के अंदर अगर कोई डिस्कशन करना हो तो इंशाल्लाह फिर क्लास होगी, वरना अदरवाइज़ फिर क्लासें हमारी ख़त्म हो जाएंगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई डिस्कशन करनी होगी तो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, वरना अदरवाइज़ हो सकता है उस टाइम पे मैं कोई और क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और 6 जून के बाद वैसे ही फ़िज़िकल हो रहा है, तो हम ये नहीं कि मैंने आपको पहले बताया कि हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, यहीं पे हैं इंशाल्लाह ताला। कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम है, हाजिर हैं बिल्कुल। कोई न्यूमेरिकल, कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई मसला आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।